Well, good morning, everyone, once again. And we have been finished with the unit 1 of your syllabus. And now we are supposed to start with unit 2nd. यूनिट सेकंड के साथ हमें स्टार्ट करना है एंड यूनिट सेकंड इज कंसिस्ट होल्ड ऑन सो वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द यूनिट सेकंड. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि हम सब ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं. सेकेंड यूनिट का नाम है इश्यूज फ्रॉम इंडियन पब्लिक फाइनेंस. इस यूनिट में टॉपिक 2.1 में हमें जो है पढ़ना फंक्शंस या वर्किंग ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. Within that we have two chapters that we are supposed to cover in this topic. The first chapter is the government and fiscal policy. The second chapter is the money supply and the Federal Reserve System. You can treat them as a chapter or you can treat them as a topic, different topics. So first of all, we'll start with the fiscal policy. We have been starting with this government and the fiscal policy. So the first agenda to discuss is what is fiscal policy. अब देखो फिजिकल पॉलिसी क्या होती है. इट इज़ द पॉलिसी रिलेटेड विद द बजट ऑफ एन इकोनॉमी और द गवर्नमेंट. कि एक इकोनॉमी के बजट या गवर्नमेंट के साथ जो रिलेटेड होती है वो फिजिकल पॉलिसी कहलाती है. इसमें क्या है, इसमें दो तरह की चीज़ें हम कंसीडर करते हैं. क्या, सबसे पहली बात है, सबसे पहले जो हम कंसीडर करेंगे बजट के लिए, सबसे पहली चीज़ है इनकम. कि बजट में या तो इनकम होगी और द सेकंड एस्पेक्ट होगा एक्सपेंडिचर. का होगा. इनकम comes from taxation, which is also known as revenue of the government, and the expenditure is the public expenditure or sometimes also known as government spending. ठीक है. जो टैक्सेशन है उसको हम बेसिकली टी से डिनोट करते हैं. टैक्सेशन इज बीइंग डिनोटेड बाय टी and the government spending is being denoted by G. कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को G से डिनोट करेंगे और टैक्सेशन को T से डिनोट करेंगे. यानी कि जब टैक्सेशन पॉलिसी या इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम T से डिनोट करेंगे, और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिप्रेजेंट करना है तो हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G और कैपिटल T से, टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब पहले हम टैक्सेशन को देखते हैं. टैक्सेशन क्या है. टैक्सेस दो तरह के हो सकते हैं. टैक्स फंक्शन दो तरह का हो सकता है. टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस स्मॉल टी वाई. अब व्हाट इज दिस. दिस इज नथिंग बट दीज आर द टोटल टैक्सेस ऑफ द इकोनॉमी. टोटल टैक्सेस ऑफ एन इकोनॉमी. कि एक इकोनॉमी के टोटल टैक्सेस, कि जो टोटल टैक्सेस हैं इकोनॉमी के, उनके लिए ये है, ये टोटल टैक्सेस हो गए. कि जो भी जितना भी टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी में, वो ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है. अब टैक्सेस दो तरह से इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट. दो तरह से कर सकती है. क्या, एक तो लमसम टैक्स की फॉर्म में, और एक ये प्रोपोर्शनल टैक्स. अब लमसम टैक्स क्या होता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है. जैसे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200. तो ये फिक्स्ड अमाउंट होगा कि भाई इतना अमाउंट टैक्स एवरीवन हैज़ टू पे इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. जो भी टैक्स बेस है उस टैक्स बेस के इरिस्पेक्टिव, लेवल ऑफ टैक्स बेस के इरिस्पेक्टिव. जबकि प्रोपोर्शनल टैक्स जो होगा ये परसेंटेज टर्म्स में होता है, और इसको आप एक्सप्रेस करते हो. इट इज एक्सप्रेस्ड as a percentage. It is expressed as a percentage of tax base.
ये टैक्स बेस के परसेंटेज की फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। इज दैट ओके? कि जो भी टैक्स बेस है उसकी, जैसे टैक्स बेस क्या होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया क्लास में, टैक्स बेस हो गया जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर रही है या कलेक्शन करती है टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है तो उसका बेस हो गया इनकम, कि जो भी किसी इंडिविजुअल की, फर्म की या हाउस होल्ड की इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेल्स टैक्स है तो जितनी भी सेल्स हुई है प्रोडक्ट की उसकी सेल्स पे टैक्स लगेगा। ऐसे अगर एड वैलोरम टैक्स है तो उसकी वैल्यू पर टैक्स लगेगा। तो वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनल टैक्स। उसको हम एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स बेस। तो यहां देखो ये टी प्रोपोर्शन है और वाई क्या है? बेस है। ये वाई है टैक्स बेस। वाई क्या है? वाई है टैक्स बेस, कि इसके बेसिस पर टैक्स लगेगा। इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, समझ आया? यस सर। कोई डाउट, कोई सवाल पूछना इससे रिलेटेड अब तक? तो ये टैक्सेस हो गई। अब जिस तरह से टैक्सेस हैं, अब टैक्सेस हैं इसी तरह से होते हैं ट्रांसफर्स, ट्रांसफर पेमेंट्स और ट्रांसफर इनकम्स। जिस तरह से टैक्सेस होते हैं इसी तरह से होते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स और समटाइम्स नोन एज ट्रांसफर इनकम्स। Transfer payments or transfer income can be written as TR or sometimes as something like this here, TR. Transfer payments क्या होते हैं? कि these are the payments made by government. ये पेमेंट गवर्नमेंट करती है to the households और फर्म्स या इंडिविजुअल्स भी आप लिख सकते हैं। कि ट्रांसफर पेमेंट होती है जो कि पेमेंट गवर्नमेंट करती है किसको? हाउस होल्ड्स को या फर्म्स को। हाउस होल्ड्स को या किसको? फर्म्स को। हाउस होल्ड्स क्या हो गए? जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो हो गई एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों को मिल रही है। जबकि टैक्स क्या होता है? इसके अपोजिट टैक्स क्या होता है? दीज आर पेड बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट। जबकि टैक्सेस को क्या होता है कि हाउस होल्ड या फर्म्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट को पे करती हैं। तो एक तरीके से टैक्सेस तो पब्लिक की तरफ से जा रहे हैं गवर्नमेंट को, और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है किसकी तरफ? पब्लिक की तरफ। तो इसलिए हम अब कैलकुलेट करेंगे नेट टैक्सेस। तो नेट टैक्सेस क्या होंगे? नेट टैक्सेस क्या होंगे? टोटल टैक्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स। भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के पास जितना टोटल कलेक्शन आया उसमें से गवर्नमेंट ने पब्लिक को एज अ ट्रांसफर पेमेंट जितना पे कर दिया, उसके बाद जो बचेगा वही तो नेट टैक्स रेवेन्यू बचा ना। यस और नो? या नेट टैक्सेस उतनी ही रही ना? प्लीज पार्टिसिपेट। यस और नो स्टूडेंट्स? हेलो, ठीक है? यस सर। तो नेट टैक्सेस इज इक्वल्स टू होगी टी माइनस टी आर, और दिस कैन बी रिटन एज नेट टैक्सेस इज इक्वल्स टू हो गए टी बार प्लस टी वाई माइनस टी आर। ये नेट टैक्सेस हमारे बन गए, ये फॉर्मूला बन गया हमारा नेट टैक्सेस का। इज दैट ओके? कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? यस स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है? हेलो? नो सर। ठीक, नो सर। चलिए अब ये नेट टैक्सेस हो गए। अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन
for the sake of simplification, जो ये एज्यूम किया गया है, ये एजम्पशन ली गई है, इम्प्लाइड एजम्पशन है, जो आपका चैप्टर रीडिंग्स में गिवन है, उस चैप्टर में ये इम्प्लाइड एजम्पशन है कि देयर आर ओनली lump sum taxes and lump sum taxes, या आप कह सकते हो नो प्रोपोर्शनल टैक्स। तो देयरफॉर जो टोटल टैक्स है वो टी बार के बराबर हो गया, यस और नो, बिकॉज टी वाई तो रहेगा ही नहीं। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। दूसरी इम्प्लाइड अजम्पशन है कि देयर आर नो ट्रांसफर पेमेंट्स। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मानकर चल रहे हैं फिलहाल कि किसी तरह के कोई ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं है। तो जब ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी नहीं है तो दैट मीन्स टी आर ज़ीरो हो गया, कोई ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो नेट टैक्सेस हैं वो क्या बन जाएंगे? टी, और जो टोटल टैक्सेस हैं वो बन जाएंगे टी, विच इज टी बार। तो देयरफॉर नेट टैक्सेस इज इक्वल्स टू हो गए टोटल टैक्सेस। इस केस में अगर हम ऐसी अजम्पशन लेते हैं, इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया है? यस सर। ठीक है, तो ये मतलब हो गया, यानी कि जो टोटल टैक्स है वही नेट टैक्स के बराबर है। तो ये हमारा हो गया टैक्सेशन। अब ऐसे ही नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की क्या इच्छा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि खर्चा बढ़ाने के लिए तो वो बढ़ा देगी, गवर्नमेंट चाहती है खर्चा घटाने के लिए तो वो घटा देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो वो कहलाती है क्या? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये क्या कहलाती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम जी बार से या कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। बार मीन्स ऑटोनॉमियस है, ये ना तो इनकम लेवल पे डिपेंड करती है, ना ये क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है। ये टोटली डिपेंड करती है गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर कि गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रही है, अपना एक्सपेंशन करना चाह रही है सर्विसेज का, एवेन्यूज का, तो गवर्नमेंट वो करेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल कितना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या है, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड करना चाहती है तो उस केस में। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसलिए इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ऐसा नहीं है ये फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, पर कैसे चेंज होगा? गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर ये चेंज होगा। The next concept that we should look for is the disposable income. Disposable income. Disposable income. Hold on. Okay, then let's start. So now we are supposed to discuss the disposable income. और disposable income को हम after tax income भी बोलते हैं। आफ्टर टैक्स इनकम। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वाई डी, वो इज इक्वल्स टू इनकम माइनस टैक्सेस, या वर्ड्स में लिखें हम तो हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम
माइनस नेट टैक्सेस। अब नेट, क्योंकि टोटल टैक्स और नेट टैक्स सेम है हमारे केस में, ये देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल टैक्स और नेट टैक्स सेम है, क्योंकि ट्रांसफर्स और प्रोपोर्शनल टैक्स को हमने यहाँ ज़ीरो मान लिया है या एब्सेंस मान लिया, तो इसलिए ये हो गया टोटल इनकम। इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. Therefore, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू है सेविंग्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, क्योंकि जो टैक्स पे करने के बाद जो इनकम रह जाएगी उसी को आप कंज्यूम भी करोगे, ऐसा नो, और उसी को आप सेव भी करोगे, सेविंग्स भी करोगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई डी इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, सी इज द कंजम्पशन। So this can also be written as yd can be written as y minus t is equals to c plus s, or y is equals to c plus s plus t. This can be written as, तो ये हो गया एक तरीके का कंजम्पशन, ये हो गई सेविंग्स, और ये हो गए टैक्सेस। इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो भी टोटल इनकम होगी उसको आप टैक्सेस पर, कंजम्पशन और सेविंग्स पर, इन्हीं तीन चीज़ों पर खर्च करेंगे, यस और नो? कोई और चौथी चीज़ नहीं होगी, चौथा कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जिसके ऊपर आपने इसको स्पेंड करना है। अब एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसको हम AE से डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा वो इज इक्वल्स टू होगा कंजम्पशन पर होगा, इन्वेस्टमेंट पर होगा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। यही तीन चीज़ होगी, ये होगी कंजम्पशन, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और ये होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में इनकम इज इक्वल्स टू होगी एक्सपेंडिचर के, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, यानी कि C प्लस एस प्लस टी इज इक्वल्स टू हो गया C प्लस आई प्लस जी। तो C से C कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, S प्लस टी इज इक्वल्स टू होगा I प्लस जी। एम आई राइट? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फर्दर, S और दिस कैन बी रिटन एज S इज इक्वल्स टू I प्लस जी माइनस टी। अब यहाँ पर ये देखो एक इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन बन जाएगी इसकी, ये टोटल सेविंग्स है, ये टोटल सेविंग्स किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है, कि सेविंग्स जितनी टोटल होगी उसी में से इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा फंड्स पूरी इकोनॉमी में। और ये जो इक्वेशन है ये एक तरीके से बजट डेफिशिएट हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बजट डेफिशिएट। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि बैलेंस्ड बजट कब कहलाएगा, देखो ध्यान से समझिए, बैलेंस्ड बजट कब कहलाता है? बैलेंस्ड बजट कहलाएगा व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इनकम, टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट की इनकम,
या आप कह लीजिए रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट या रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जी क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स जिस पॉइंट पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होगा तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। अब इसी तरीके से सपोज करो इफ सिचुएशन ये है कि G इज ग्रेटर देन T है और G माइनस T इज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो इसको हम बोल देंगे डेफिशिट। ये बजट डेफिशिट हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी कमी है कि खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम है। सपोज करो रेवेन्यू कलेक्शन 100 है, स्पेंडिंग 150 है, तो 50 रुपीज़ का डेफिशिट हो गया ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि T माइनस जी इज लेस देन 0, ये भी डेफिशिट है। ये भी बजट डेफिशिट को ही रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव रहेगा क्योंकि कम में से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं। इज़ दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही सरप्लस बजट हो सकता है कि इफ़ G इज़ लेस देन T, तो G माइनस T जो होगा, G माइनस T जो होगा लेस देन 0 होगा। तो ये जब लेस देन 0 होगा तो इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं सरप्लस बजट। मतलब वो उसको लिखने के तरीके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो दैट मीन्स सेविंग्स ऑफ एन इकोनॉमी कैन आइदर बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और कैन बी यूज्ड फॉर सप्लीमेंटिंग और कंपनसेटिंग द बजट डेफिशिट। कि सेविंग्स को या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हो या गवर्नमेंट के डेफिशिट्स जो है उनको कंपनसेट करने में यूज़ कर सकते हो। इज़ दैट ओके? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है। कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? तो चलिए अब एक टेबल बनाते हैं। आप सब लोग पेन कॉपी अपने तैयार रखिए और कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। अभी एक टेबल हम बनाते हैं जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबली हम रिप्रेजेंट करेंगे कि गवर्नमेंट का इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सपोज करो ये इनकम दे रखी है, इनकम है, ठीक है। यहाँ पर ये टैक्सेस हैं, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। ये डिस्पोजेबल इनकम है y माइनस टी, ठीक है। ये कंजम्पशन है विच इज़ इक्वल्स टू 100 plus 0.75 YD. I need not to explain this because we have already done all these things. So यहाँ हम लिखेंगे YD minus C. Now you are supposed to calculate everything, you know. I, ठीक है, यहाँ पर ये G है और यहाँ पर आ जाएगा C plus I plus G which is nothing but aggregate expenditure, I think. Aggregate expenditure. Then then there is y minus what do you call it, aggregate expenditure. Then you have adjustment, adjustment. Now I am giving you the values, you are supposed to calculate and let me know what are the values. इनकम 300 है, फिर इनकम 500 है, देन इनकम 700 है, देन इनकम 900 है। आफ्टर दैट the income is then 1100, I think 1100, then 1300, then 1500. Got it?
taxes given are 100, so it will remain 100 at each point. Now you are supposed to calculate YD, you are supposed to calculate consumption, you are supposed to calculate, these are the savings, you are supposed to calculate savings, you are supposed to calculate investment. Let me give you the investment is 100 again. At every point investment is 100 and government spending is also 100. Let's take it. करिए कैलकुलेट फटाफट एंड लेट मी नो द आंसर्स. एवरीवन प्लीज डू इट, हरी अप. क्रॉस वेरीफाई कीजिए आप लोगों की कैलकुलेशंस क्या रही हैं. जो डिस्पोजेबल इनकम है वो सिंपल है. देखिए डिस्पोजेबल इनकम सिंपल है. मैं ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है मैं लिख रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक करते रहिए. डिस्पोजेबल इनकम सिंपल है, इनकम माइनस टैक्स. तो इनकम ये टैक्स माइनस करेंगे, ये 200 आ गया, ये 400 आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ये व्हाट डू यू कॉल इट 1200 आ जाएगा एंड दिस वुड बी 1400. ठीक है जी, इज दैट ओके? हेलो. अब कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या है, ये डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू यहाँ YD में सब्स्टिट्यूट करनी है. तो ये हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 100 प्लस 75% ऑफ 200 150, तो 150 प्लस 100 कितना आ जाएगा 250. ये चेक कर लीजिए आप. ऐसे ही 400 का 75% क्या हो गया 3/4 ऑफ 400 क्या हो गया 300. 300 प्लस 100 क्या आ जाएगा 400. ठीक है. ऐसे ही 550 आ जाएगा, क्रॉस चेक कीजिए. ऐसे ही 700 आ जाएगा, ऐसे ही 850 आ जाएगा आई होप, एंड दिस वुड बी 1000 प्रोबेबली. दिस वुड बी 1150. नाउ सेविंग्स क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे. तो दिस इज डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस इज कंजम्पशन. इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस वी विल गेट द सेविंग्स. सो दिस वुड बी -50 आई होप. This would be 0, 400 minus 400, this would be positive 50, then we have positive 100, then we have positive 150, then we have 200, then we have 250. Is that okay? Hello students, क्या इतना करेक्ट है आप लोगों के? चेक किया है? Yes sir. ठीक है. Yes sir. उसके बाद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमें कैलकुलेट करना है, विच इज C प्लस I प्लस G. तो we know the value of C, we know the value of I, and we know the value of G. We will add up them and we will get something called 450 I think. Then we have 600, then we have 750, then we have what do you call it 900, then we have 1050 probably, then 1200. After that this is 1350. अब ये निकालेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, की जो इनकम है उसमें से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम लोग माइनस करेंगे. तो आ जाएगा ये -150, यानी कि 300 माइनस 450 इज -150. देन 500 माइनस 600 इज -100 आई थिंक. देन 700 माइनस 750 इज -50 अगेन. Then 900 minus 900 is 0. That means इस पॉइंट पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों बराबर हो गई हैं, और इनकम दोनों बराबर हो गई हैं. ठीक है ना, जहाँ पर 0 आया. उसके बाद 1100 माइनस 1050 इज पॉजिटिव 50. Then 1300 minus 1200 is positive 100. Then 1500 minus 1350 is positive 150. अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट वाली लाइन में क्या आएगा कि जब यहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो इसका मतलब उस स्थिति में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम. अगर हम एक तरीके से देखें तो यस और नो? हेलो स्टूडेंट्स. तो इस सिचुएशन में तो यहां से लेकर यहां तक जब तक ये नेगेटिव है, यानी कि इस पॉइंट से, लेट मी यूज सम अदर कलर, लेट मी यूज दिस ब्लू कलर. इस पॉइंट से
पहले पहले जितने भी ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि इनकम ज़्यादा है, सॉरी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उन पॉइंट्स पर, उन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा कि एक तरीके से आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइसेस भी बढ़ेंगे, आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, धीरे धीरे प्राइसेस भी बढ़ेंगे, यानी कि प्राइसेस भी प्राइस राइज करेंगे, तो दैट इज़ व्हाट द इन्फ्लेशन इज, वी नीड नॉट टू राइट इट अगेन। तो यस, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर ये देखिए, गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जीरो, दैट मीन्स इस पॉइंट पर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, इनकम इज इक्वल्स टू है किसके, एक्सपेंडिचर के, तो इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट हम देखें, इसको देखते हैं यहाँ पर हम देखें तो ये पॉजिटिव आ रही है ये सारी वैल्यूज़, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। जब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, इसका मतलब क्या है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो उस केस में प्राइसेस भी कम होंगे, आउटपुट भी रिड्यूस करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ये सारी चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी, ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी, यहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगी इकोनॉमी। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? इसी को हम ग्राफिकली, इस पूरी सिचुएशन को हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी ट्राई एंड मेक द ग्राफ फॉर दिस। So here we will write the y and y or aggregate expenditure on this side, and wow, this is aggregate expenditure, ye aggregate expenditure, and y or income on this side. So we have this 45-degree line concept that we have understood during our second semester during introductory macroeconomics. This is a 45-degree line concept. That means अब ये 45-degree line concept क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये एक ideal situation है at which the whatever is being produced is being consumed. Whatever is produced is being consumed. जो भी प्रोड्यूस हुआ वो कंज्यूम हुआ है। तो इसके हर पॉइंट पर, ये जो 45 डिग्री लाइन है, इसके हर पॉइंट पर इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है। तो यानी कि अगर इकोनॉमी को स्मूथली ग्रो करना है तो इस पॉइंट से ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए। बट रियलिटी में क्या है, सपोज दिस इज द कंजम्पशन, लेट्स ड्रॉ द कंजम्पशन कर्व, दिस इज द कंजम्पशन पार्ट, this is the consumption function. If we draw 100 plus 0.75 yd, you will get something like this. You will get something like this. ये जब पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे कंजम्पशन के अगेंस्ट y या yd, you will get this kind of form.
तो वाई वाई डी के बराबर ये यहाँ पर है 400 का, तो ये लगभग यहाँ देखोगे तो ये इस तरह से आएगा वाई डी के बराबर, जब वाई डी 400। ठीक है, अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन बनाइए। दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसमें आई प्लस जी ऐड हो जाएंगे, यानी कि इस सी में आई प्लस जी ऐड हो जाएगा 200, तो ये हर पॉइंट पर 200 से ऊपर हो जाएगा। Let's use the red color for this. So this would be probably aggregate expenditure, which is nothing but C plus I plus G। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये यहाँ पर ये भी 900 है जो हमने टेस्ट किया अभी, और ये भी 900 है। जो हमने ये टेस्ट किया, दोनों 900 है, ये भी 900 एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये इक्विलिब्रियम होगा ना, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, ये जहाँ पर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा, तो इसको हम किधर देखेंगे इस ग्राफ में, इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर, लेट्स यूज सम अदर कलर, लेट्स यूज दिस वन। तो इस पॉइंट से लेफ्ट में देखो, ये एक्सपेंडिचर है एंड ये इनकम है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है इनकम कम है एक्सपेंडिचर से, तो इसलिए जो आउटपुट है वो बढ़ने लगेगा ये, क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदना चाह रहे हैं, जबकि अवेलेबिलिटी कम है, तो जो प्रोड्यूसर होगा उसको इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट मिलेगी और वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा और आउटपुट भी बढ़ाएगा, और ये इकोनॉमी इधर मूव करेगी, बढ़ने, सब चीज़ें बढ़ती जाएगी, जब तक रहेगी जब तक बढ़ नहीं जाती, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है। इसी तरीके से सेम वे जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर इनकम कम है, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, ये देखिए इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है इसके नीचे, तो यानी कि इससे राइट साइड में यहाँ पर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो इसलिए सब चीज़ें इधर मूव करेंगी, डिक्रीज़ होने लगी सब चीज़ें, और तब तक होंगी जब तक ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इज़ दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? नो सर। जितना आज किया है ये, इनसे इससे रिलेटेड अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। यस सर, एक बार ग्राफ दिखा दूं। ग्राफ देख लीजिए। देख लिया? यस सर। कोई सवाल पूछना है किसी ने? Who is this? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटे। क्या नाम है? मृदुल। हाँ मृदुल, पूछो। ये डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, आवाज साफ नहीं आ रही है। बोलो मृदुल। मृदुल बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर वो लेफ्ट हो गया। उसके नेट में कुछ प्रॉब्लम आई थिंक। किसी और को कोई सवाल पूछना है? ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है?
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।